मेरे द्वारा बनाया गया सच्ची घटना पे कोई भी वीडियो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, न ही आपका दिल दुखाने के लिए, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपने परिवारों का ख्याल रखें। चलिए इसी कड़ी में एक आज फिर सच्ची घटना पर आधारित एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर के एक भारतीय सेना की फौजी जो पूरे जीवन भर अपने देश का सुरक्षा तो कर लेता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है अपनी नौकरी से, तो एक दिन उसके घर के सामने ही उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, पुलिस जब उस अपराधियों को पकड़ करके लाती है, गिरफ्तार करती है, सच्चाई जब लोगों को पता चलता है, तो सच में इसको सुनने के बाद हर किसी को भी अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। सच में आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने समझने पे काफी मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने सुना रहा हूं, दरअसल यह घटना होता है भारत देश की राजधानी दिल्ली शहर का। दिल्ली का एक इलाका लगता है मोती नगर। जी हाँ, और इसी मोती नगर के सुदर्शन पार्क का रहने वाला पारस राम कुंज होते हैं। पारस राम कुंज जो सेना के रिटायर्ड कप्तान होते हैं। पारस राम की पत्नी का नाम होता है अनीता, और पारसराम की एक ही बेटी होती है, एक ही संतान होती है जिसका नाम होता है निष्ठा। निष्ठा जिसकी उम्र होती है करीब 16 वर्ष के आसपास है। अब पारसराम भले ही सेना से रिटायर हो गए हो, लेकिन अभी भी उनके भीतर के कप्तानी नहीं जाती है, क्योंकि पारसराम एकदम से रूल और रेगुलेशन के पक्के इंसान होते हैं। इसीलिए पारसराम के आसपास के रहने वाले जितने लोग होते हैं, सब के सब उनसे काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पारसराम अभी भी अपने आसपास के लोगों को ऊपर जो है वो अपने कप्तानी का जलवा दिखाते रहते हैं, जिसके कारण से आए दिन हर रोज किसी न किसी आसपास के रहने वाले लोग से उनका नोक झोंक होते ही रहता था। बात में आपसे कर रहे हैं 21 अक्टूबर के रात के करीब 7-8 बजे के दौरान की। उस समय पारसराम की पत्नी अनीता जो है पंजाबी बाग के एक आश्रम में पहुंची हुई थी। अब उस घर में केवल पारसराम होते हैं, उनकी बेटी निष्ठा ही होती है। अब निष्ठा अपने पिता से कहती है कि बाजार में जाइए और कुछ सब्जी अब खरीद करके ले आइए घर के लिए। पारसराम जो घर से एक थैला लेकर के मार्केट निकल जाते हैं और करीब 1 घंटे बीतने के बाद करीब 8 बजे के आसपास अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन पारसराम जैसे अपने घर के दरवाजे पे ही आते हैं कि पीछे से एक लड़का आता है और अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालकर पारसराम के ऊपर एक पर एक कई वार कर देता है, लगातार वार कर देता है, जिसके कारण से पारसराम काफी जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। पारसराम की चीख पुकार सुन करके जब उनकी बेटी निष्ठा तक सुनाई देती है, तो घर से भाग दौड़ करके बाहर आती है। जब वो दरवाजा पे आती है, जैसे बाहर निकलती है, निष्ठा एक लड़के को अपने हाथ के अंदर चाकू लेकर के भागते हुए दिखाई देती है। वो लड़का कुछ ही दूर पे जाता है, वहां पर एक और व्यक्ति जो लाल कलर के पैशन प्रो लेकर के खड़ा होता है, उसके पीछे जाकर के वो बैठ जाता है वो लड़का, और फिर जो है वहां से फरार हो जाता है। वो दोनों वहां से भाग जाता है। इधर निष्ठा जब अपने पिता को काफी गंभीर अवस्था में देखती है, काफी जोर जोर से वो भी चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है। निष्ठा की चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग भी, वहां पे तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन निष्ठा वहां से भागते हुए दूसरी गली में जाती है और अपने ममेरे भाई नरेंद्र से जाकर के सब कुछ बताती है। अब नरेंद्र भी जब ये बात सुनता है तो वहां से भागते दौड़ते पारसराम के घर पे आ धमकता है। लेकिन नरेंद्र जब अपने मामा पारसराम को इस हालत में देखता है, उसको आनंद फानंद में उठा करके नजदीकी अस्पताल लेकर के जाता है। लेकिन डॉक्टर जब पारसराम को वहां पे ट्रीटमेंट करते हैं, यानी इलाज करते हैं, तो पता चलता है जांच करने के बाद कि पारसराम की रास्ते में डेथ हो गई है। इसलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी जो है पुलिस प्रशासन को दे देती है, क्योंकि ये पुलिस का मामला होता है। जैसे पुलिस को एक खबर लगती है, पुलिस अपने पूरी टीम के साथ अस्पताल पहुंच जाती है और पारसराम की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब फिर पुलिस वाले अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पे पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही कई सारे लोग वहां पे मौजूद होते हैं। पुलिस वाले जब उन लोगों की इन घटना के बारे में पूछताछ करती है, तो हर कोई एक ही बात कह रहा होता है कि सर, पारसराम के ऊपर हमला करने वाला एक लड़का था जो यहाँ से भाग करके जा करके एक मोटरसाइकिल पे बैठ गया। 2 लोग थे और दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस वाले जब उस बाइक के नंबर के बारे में लोगों से बातचीत करती है, तो लोग कहते हैं कि साहब वो बाइक हरियाणा नंबर की होती है, लेकिन हमको उसका नंबर याद नहीं होता है। अब पुलिस वाले निष्ठा के कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस जब अपने अपराधियों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो है वो पारसराम के घर के सामने जो सीसीटीवी लगा होता है उसको जाकर के चेक करती है पुलिस। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, रिकॉर्डिंग निकालने जब वो जाती है, तो पता चलता है वो सीसीटीवी पहले से ही खराब होता है, जिसको लेकर के अब पुलिस वाले के सामने भी अब बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब पुलिस वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो अपराधी तक पहुंचेगा कैसे।
लेकिन पुलिस वालों को सिर्फ एक बात पता होता है कि जो अपराधी मोटरसाइकिल से आए थे वो मोटरसाइकिल हरियाणा की होती है। अब पुलिस वाले अपने तमाम प्रयास कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों को अपराधियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलता। इसलिए पुलिस प्रशासन को लगता है शायद पारसराम की हत्या कराने के पीछे उसके घर के सदस्यों का ही कोई हाथ होगा। इसलिए पुलिस वाले अपने पारसराम की बेटी निष्ठा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस जब निष्ठा के कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है तो उसके भीतर 3 से 4 ऐसे नंबर होते हैं जिस पर निष्ठा लगातार बातचीत कर रही थी। अब पुलिस वाले जब उस सारे नंबरों के बारे में निष्ठा से पूछताछ करती है तो निष्ठा कहती है कि साहब ये सब के सब मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैं इनसे बातचीत करती रहती हूँ। जितने भी वो नंबर लड़कों के नाम पर रजिस्टर्ड होता है पुलिस वाले उन तमाम लड़कों को थाने बुला लेती है। दरअसल उस सारे के सारे लड़के झुग्गी बस्ती के रहने वाले होते हैं। अब पुलिस वाले जब उन सारे लड़कों से पारस की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो सब लड़के एक ही बात कहते हैं कि साहब हमने पारसराम की हत्या नहीं किया है, बल्कि हमारा निष्ठा के साथ में दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, इसीलिए हम उससे लगातार बातचीत करते रहते हैं। पुलिस वाले उस सारे लड़के के साथ काफी सख्ती दबाव से पेश आती है, लेकिन पुलिस वाले के हाथ इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं लगता है। पुलिस वाले मजबूर होकर के उन सारे लड़कों को उस समय छोड़ देते हैं। फिर पुलिस वाले निष्ठा से ही पूछताछ करती है कि इसमें एक और नंबर है, ये नंबर बताओ किसका है। निष्ठा उसी समय कहती है पुलिस वाले को ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही बड़े भाई कमल कुंज की है। कमल कुंज जो कि अपने पत्नी के साथ हरियाणा के सोनीपत में रहता है। जैसे ही अपने भाई के बारे में वो बताती है तब पुलिस वालों को पता चलता है कि दरअसल पारसराम एक नहीं बल्कि 2 शादियां किया था। कमल जो कि पारसराम की पहली पत्नी का बेटा होता है। पारसराम की पहली पत्नी का नाम होता है उषा। निष्ठा पारसराम की दूसरी पत्नी की बेटी होती है। निष्ठा जैसे ही कमल का नाम लेती है पुलिस वालों को अब शक हो जाता है कि शायद पारसराम की हत्या उसके बेटे कमलनाथ ने ही किया है, क्योंकि कमल हरियाणा के सोनीपत में वो रहता है। इसीलिए कमल के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवा लेती है पुलिस। अब जिससे ये बात पता चल जाता है कि 21 अक्टूबर को जब पारसराम की हत्या की गई थी उस समय कमल का मोबाइल का जो लोकेशन होता है वो सोनीपत का ही दिखाई दे रहा होता है। अब फिर भी पुलिस वालों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए पुलिस वाले अपने टीम के साथ कमल के घर सोनीपत पहुंच जाती है और फिर जाकर के कमल से उसके पिता के हत्या के बारे में कमल से पूछताछ करती है। पुलिस वाले को कमल कहता है कि साहब मेरे पिता का जब हत्या हुई थी इस बात की जानकारी मेरी बहन निष्ठा ने हमें दिया था। लेकिन पुलिस वाले कमल से फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई मोटरसाइकिल है। इसके ऊपर मोटरसाइकिल के बारे में कमल कहता है हाँ साहब मेरे पास मोटरसाइकिल है। दरअसल वो बाइक भी पैसा नहीं होती है जो कि लाल कलर की होती है। अब जैसे ही पोजीशन लाल कलर की पुलिस वाले देते हैं पुलिस वाला के दिमाग वहीं पे ठनक जाता है, क्योंकि दोनों अपराधी पारसराम की हत्या करने के लिए जो आए थे वो बाइक भी पैसा नहीं होती है और लाल कलर की होती है। लेकिन मात्र इतनी से सबूत के आधार पे, इसी एविडेंस के आधार पे पुलिस कमल को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। पुलिस उस समय कमल को तो छोड़ देती है, लेकिन उसके बावजूद बाद से जो कमल के विरोध में सबूत जुटाना शुरू कर देती है पुलिस। अब पुलिस सोनीपत से लेकर के दिल्ली के रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप होता है सबके पेट्रोल पंप पर जाकर के वहां के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है उस डेट की। अगर उस दिन कमल दिल्ली आया होगा तो जरूर उसने कहीं ना कहीं पेट्रोल डलवाया होगा। हालांकि पुलिस वाले इतने तमाम प्रयास तो कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। लेकिन फिर भी पुलिस को न जाने क्यों कमल के ऊपर ही शक बार बार जाता है। पुलिस अपने शक के दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाती है। अब कमल इसीलिए करनाल हाईवे पे जो जितना सीसीटीवी फुट होता है सारे सीसीटीवी को पुलिस चेक करती है। दरअसल वो सारा सीसीटीवी होता है वो अलीपुर थाने के अंतर्गत उसका मॉनिटरिंग होता है। पुलिस अपने टीम के साथ अलीपुर थाने पहुंच जाती है, जाकर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं होता है। 21 अक्टूबर को जिस दिन पारसराम की हत्या की गई थी उस दिन का सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। जब वहां चेक करती है तो उसके भीतर हजारों गाड़ियां आसपास आते जाते दिखाई पड़ती है। उस हजारों गाड़ियों में से कमल को ढूंढना था। अब पुलिस वाले लगातार 2-3 दिन तक काफी मेहनत करती है और आखिरकार 2-3 दिन के बाद जो है पुलिस वालों को इसमें सफलता मिल जाती है। दरअसल उस सीसीटीवी फुटेज के भीतर कमल अपने बाइक से जाते हुए दिल्ली दिखाई ही नहीं पड़ता, बल्कि वापस लौटते हुए भी दिखाई देता है। उसके बाइक पे पीछे एक लड़का बैठा होता है। अब जैसे इस तरह का सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लेती है पुलिस, अब इसी को आधार बना करके फिर से सोनीपत को कमल के घर पे पहुंच जाती है पुलिस और 9 नवंबर को कमल को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है और फिर कमल से फिर से पूछताछ करती है कि 21 अक्टूबर को तुम दिल्ली क्यों गए थे।
अब इस पे कमल कहता है कि साहब मैंने अपना एक दुकान खोल रखा है, उसी की मार्केटिंग खोल करने के लिए दिल्ली गया था। अब पुलिस उस लड़के के बारे में भी पूछताछ करती है जो उसके बाइक पे पीछे बैठा होता है। अब कमल कहता है कि साहब वो मेरा दोस्त है जिसका नाम होता है दीपक मलिक। अब जैसे ही दीपक का नाम वो बताता है, पुलिस दीपक को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है और फिर पुलिस और कमल और दिनेश को अलग अलग बैठा करके सबसे पूछताछ करती है। जब पुलिस वाले काफी देर तक सबसे पूछताछ करती है तो आखिरकार ये दो व्यक्ति जो होता है वो काफी देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता और मजबूर होकर के हार कर कमल अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। पुलिस वाला के सामने कमल कहता है कि हाँ साहब, मेरे पिता की हत्या किसी ने, कोई और नहीं बल्कि मैंने ही करवाया है। लेकिन कमल इस हत्या की पूरी कहानी जब पुलिस वालों को बताता है तो सच में इसको सुन करके हर कोई घबरा सा जाता है। पारसराम की पहली पत्नी का नाम होता है उषा, जो हम पहले भी बताए, और उषा जो कि ओडिशा की रहने वाली होती है। पारसराम की अपनी पहली पत्नी से 3 संतान होती है, जिसमें 2 बेटा होता है और 1 बेटी होती है। बड़ा बेटा कमल होता है, छोटा बेटा दीपक होता है और 1 बेटी होती है। पारसराम जो अपने फौज के भीतर नौकरी करते हैं, रूल रेगुलेशन के काफी पक्के हो जाते हैं। अब लेकिन पारसराम रूल और रेगुलेशन के पक्के ही नहीं होते हैं बल्कि पैसों को लेकर के भी काफी कंजूस होते हैं और अपने परिवार के ऊपर 1 रुपया भी फिजूल का खर्च नहीं होने देते हैं। पारसराम जब भी अपने घर के ऊपर आते, अपने फौज के जैसे ही अपने पूरे परिवार के ऊपर भी काफी कप्तानी दिखाते रहते। हर छोटी मोटी बात को लेकर के अपनी पत्नी के साथ बच्चों की भी काफी पिटाई कर देते। अब जिसके वजह से पारसराम की पत्नी के साथ साथ उसके बच्चे भी पारसराम से हमेशा डरे सहमे रहते थे। पारसराम जब ड्यूटी के भीतर होते तो पारसराम का पूरा परिवार काफी खुशहाल तरीके से जीवन जीता। लेकिन पारसराम जब छुट्टी लेकर के घर आ जाते उस समय पूरा परिवार खौफ के साए में अपनी जीवन जीने लगता है। हालांकि उषा और पारसराम के जीवन का सफर जो है ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि उषा जब अपने पति से तंग आ जाती है, एक दिन अपने बच्चे को लेकर के बिना किसी को कुछ कहे कहीं वहां से घर से निकल जाती है। उसके बाद से पारसराम अपनी पत्नी की हर जगहों पे तलाश करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कुछ उषा का कुछ पता नहीं चलता है पारसराम को। अब जैसे कुछ महीने का समय बीतता है, पारसराम अपने दोनों बच्चों का परवरिश करने के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। अब पारसराम की दूसरी पत्नी का नाम होता है अनीता। अब अनीता जो कि करनाल के एक गांव के रहने वाली होती है। अनीता से जब शादी करके जब वो लाते हैं घर, 2 साल के बाद अनीता से भी एक बच्ची होती है जिसका नाम होता है निष्ठा। जी हाँ, पारसराम के जीवन में फिर से पूरा भरा पूरा परिवार हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पारसराम के जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखता है, बल्कि पहले की जैसे ही अपने बच्चों के ऊपर आज भी वो शक्ति दिखाते रहते थे। ना तो अपने बच्चे के ऊपर कुछ पैसे खर्च करते, न ही उनको कभी बेहतर स्कूल में दाखिला करवाते। जैसे तैसे जो है कमल अपने बीकॉम तक पढ़ाई कर लेता है, इससे पारसराम उस तब तक रिटायर हो जाते हैं अपने नौकरी से। अब पारसराम जब अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं उसके बाद से चांदनी चौक में एक सर्जिकल सामान का एक दुकान खोल लेते हैं। फिर अपने बेटे कमल को भी दुकाने पे ही रख लेते हैं। जब इधर कमल जवानी के अपने दहलीज पे कदम रखता है, कई सारे उसके दोस्त यार बन जाते हैं, खर्चे भी उनका बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी पारसराम अपने बेटे को 1 फूटी कौड़ी तक नहीं देता है, बल्कि कमल जब दुकान से थोड़ा बहुत पैसा निकाल लेता, इस कारण से परशुराम अपने बेटे की काफी अच्छी तरीके से पिटाई भी कर देते थे, जो कि कमल को बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। जैसे कुछ सालों का समय और बीतता है, साल 2006 के भीतर परशुराम अपने बेटे कमल की शादी ज्योति से करवा देते हैं। ज्योति नाम की लड़की से जब शादी होता है, कमल का जब शादी करके घर लेकर के आता है ज्योति को आए दिन, और उसकी पत्नी किसी न किसी चीज का डिमांड उससे करने लगती थी, जो कि कमल चाह करके भी अपनी पत्नी का ये डिमांड पूरा नहीं कर पाता। अब कमल को ये बात समझ ही नहीं आता कि आखिरकार वो फिर करे तो करे क्या। आखिरकार एक निर्णय कर लेता है और एक फैसला में एक दिन अपनी पत्नी और छोटे भाई दीपक को लेकर के सोनीपत हो चला जाता है। घर के भीतर पारसराम, उसकी पत्नी और निष्ठा ही रह जाती है। लेकिन कमल जब सोनीपत में जाता है उसके बाद वहां जाकर के अपनी एक दुकान खोल लेता है। दुकान तो कर लेता है, लेकिन उस दुकान से भी कुछ खास उसकी इनकम नहीं होती है। इसीलिए कमल अपने पिता के पास फोन करता है, फोन करके कहता है मुझे कुछ अब पैसे दे दो ताकि मैं बहुत अच्छा सा दुकान खोल सकूं। लेकिन पारसराम अपने बेटे को 1 फूटी कौड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए कमल भी काफी गुस्से में आ जाता है। अब कमल को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब उसके पिता के पास 2-2 करोड़ की संपत्ति होती है, लेकिन इसके बावजूद भी परशुराम एक पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते। इसीलिए जब कमल को पूरा विश्वास हो जाता है कि उसके पिता अब पैसा नहीं देने वाला है, इसीलिए कमल ऐसा सोच लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित रहेंगे तब तक
वो अपना बेहतर से बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए कमल जो है अपने पिता को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर लेता है। अपने पिता को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर लेता है वो, लेकिन इस काम जो है कमल के अकेले बस का नहीं होता है। इसीलिए कमल अपने इस प्लान में अपने ही दोस्त दिनेश मनिक को भी शामिल कर देता है। हालांकि दिनेश जो है कमल का साथ देने के लिए तैयार तो नहीं होता, लेकिन कमल दिनेश से अपनी सारी सच्चाई बता चुका होता है। अपने पिता के बारे में तरह तरह की शिकायतें ही नहीं करता, बल्कि दिनेश से यह भी कहता कि उसके पिता के पास 2 करोड़ की संपत्ति है। अब कमल दिनेश से कहता कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं अपनी प्रॉपर्टी से तुम्हें 25% हिस्सा दे दूंगा। अब जैसे ही 25% हिस्सा देने की बात आती है, अब दिनेश भी इस लालच में पड़ जाता है। जैसे दिनेश जो है कमल का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद से कमल अब अपने काम को अंजाम देने के लिए एक सही मौके का तलाश में जुट जाता है। दिनेश को कई बार लेकर के दिल्ली जाता है, लेकिन अपने पिता की रेकी करता है, और खासकर तब जब अपने बहन के नंबर पे कॉल करता है, उससे बार बार पूछता रहता है कि माँ शाम के समय कितने समय आश्रम जाती है और उधर से कितने बजे वापस घर पे लौटती है। जब अपनी रेक्यू पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कर लेता है, 21 अक्टूबर को अपने दोस्त दिनेश को लेकर के वो दिल्ली के लिए निकल जाता है। जब दिल्ली के लिए रवाना होता है, निकलता है, कमल अपना और दिनेश दोनों का मोबाइल जो है सोनीपत में ही रखवा देता है, क्योंकि उसको ये बात पता था अगर पुलिस इस केस की छानबीन करेगी तो मोबाइल के जरिए ही पता करेगी। तो दोनों करीब 7 बजे के आसपास जब सुदर्शन पार्क के आसपास पहुंचते हैं, मार्केट में ही कमल अपने पिताजी को खरीदारी हुई सब्जी खरीदते हुए देख लेता है। उसको देख करके दिनेश की भी पहचान करवा देता है। अब इधर पारसराम जब बाजार करके जब पैदल ही अपने घर के लिए जब निकलते हैं, पीछे पीछे कमल भी अपनी बाइक को लेकर के उनका पीछा करने लगता है। जैसे ही पारसराम अपने गेट पे पहुंचते हैं, कमल कुछ दूर पे अपनी बाइक को रोक लेता है, दिनेश को इशारा कर देता है। दिनेश बाइक से उतर जाता है और इधर पारसराम जैसे अपने दरवाजे के आसपास पहुंचते हैं, इससे पहले कि वो निष्ठा को कुछ कह पाते, पीछे से दिनेश आता है, अपने पास से एक चाकू निकालता है और पारसराम के ऊपर एक पर एक लगातार ताबड़तोड़ वार कर देता है, जिसके कारण से पारसराम की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद से कमल और दिनेश फिर उसी मोटरसाइकिल से मौके से भाग जाते हैं। सच में ये कमल जब पुलिस वाले के सामने अपनी ही जुबानी पूरी कहानी बताता है, पुलिस कमल के ही कहने पे उसके दोस्त दिनेश को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है, और फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार करके इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना के बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय